हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट्स पर। आज हम स्टडी करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर डिसीजन मेकिंग थ्योरी के ऊपर। और दोस्तों, ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस थ्योरी को ना केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी पढ़ा जाता है, बल्कि इसे पॉलिटिकल थ्योरी और पब्लिक एड के अंदर भी पढ़ा जाता है। तो डिसीजन मेकिंग थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर कुछ मॉडल्स हैं, जैसे कि ब्रुक-सापिन मॉडल हो गया डिसीजन मेकिंग का, स्प्राउट एंड स्प्राउट के मॉडल हो गए। तो उसको आज हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। और दोस्तों, उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अभी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर चला है क्वालिटी एंड फैक्ट्स पर, जिसमें आपको लगभग सभी कोर्स पर 40 से लेकर 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इसमें एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिमाचल प्रदेश, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस राजस्थान, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस हरियाणा और एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस दिसंबर 2023 के लिए कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जो कि क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो आप क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और आज ही लाभ उठाइए। और ये ऑफर जो चलने वाला है काफ़ी लिमिटेड ऑफर है, ये 20 अगस्त तक ही ऑफर हमारा रहेगा। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय निर्माण या फिर डिसीजन मेकिंग सिद्धांत क्या है, उसका क्या अर्थ है, किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, वो सबसे पहले हम देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रिचर्ड स्नाइडर, H.W. बर्क और बर्टन सापिन ने विदेश नीति के अध्ययन में निर्णय परक विश्लेषण को अपनाने का प्रयत्न किया। तो कई बार पूछा जाता है कि प्रपाउंडर कौन है डिसीजन मेकिंग अप्रोच के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या फॉरेन पॉलिसी के अध्ययन में। तो इसके जो फाउंडर है, ये तीनों इसके फाउंडर हैं, रिचर्ड स्नाइडर, H.W. बर्क और बर्टन सैपिन। यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बजाय उन अंतर्राष्ट्रीय कर्ताओं के व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है जो अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र को निर्धारित एवं प्रभावित करते हैं। बहुत सिंपल है। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कैसी है, जैसे कि अनार्किस्ट क्या बोलते हैं या फिर रियलिस्ट क्या बोलते हैं। रियलिस्ट बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कैसी है, अनार्की से भरी हुई है, अराजकता से भरी हुई है, यहाँ पे कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, युद्ध होते हैं। दूसरी तरफ आदर्शवादी क्या बोलते हैं? आदर्शवादी बोलते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है ये ऐसी होनी चाहिए, ये अच्छी होनी चाहिए, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच के जो चिंतक है वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के स्थान पे अंतर्राष्ट्रीय जो नियम बनाए जाते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता है, जो देश है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसके नेताओं का व्यवहार कैसा होता है, किस तरीके से नीतियां बनाई जाती है, उसके ऊपर ही इसके द्वारा ज़्यादा फोकस किया जाता है। निर्णय परक सिद्धांत विदेश नीति निर्धारण की लंबी प्रक्रिया में लिए जाने वाले निर्णयों के अध्ययन पर जोर देती है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग जो अप्रोच है वो क्या है? जो विदेश नीतियां बनाई जाती है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में कौन कौन से निर्णय लिए जाते हैं, उसके अध्ययन पर इसमें जोर दिया जाता है। यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूल इकाइयां, क्योंकि राज्य हैं, बेसिक इकाई क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? स्टेट। इसलिए राज्यों का समस्त कार्य संचालन प्रशासन के उच्चाधिकारियों द्वारा होता है। राज्य के नाम पर समस्त निर्णय अधिकारी या पद पर बैठे व्यक्ति लेते हैं। तो यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। डिसीजन मेकिंग अप्रोच क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखती है। इसका सिर्फ और सिर्फ लेना देना किससे है? जो उच्चाधिकारी है, जो राज्य के जो उच्चाधिकारी है, जैसे राज्य के उच्चाधिकारियों में अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री कैसे डिसीजन ले रहा है, राष्ट्रपति कैसे डिसीजन ले रहा है, कार्यपालिका कैसे डिसीजन लेती है, या फिर विदेश नीति बनाने वाले डिप्लोमेट्स
या फिर विदेश नीति को फॉर्मुलेट करने वाली विधायिका वो किस प्रकार के निर्णय लेती है, उसके ऊपर इनके द्वारा फोकस किया जाता है। यानी राज्य के नाम पर समस्त जो कार्य है वो किसके द्वारा किए जाते हैं, अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। इसलिए अधिकारियों द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनका व्यवहार का अध्ययन इस अप्रोच के द्वारा किया जाता है। नाजी जर्मनी का व्यक्तित्व जो हिटलर था, हिटलर के व्यक्तित्व का ही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग अप्रोच क्या बोलती है, डिसीजन मेकिंग अप्रोच को कोई लेना देना नहीं है कि नाजीज्म की उत्पत्ति कैसे हुई या फिर जो जर्मनी की तानाशाही है वो कैसे स्थापित हुई। अलग दूसरी अप्रोचों की अगर हम बात करें, अगर हम रियलिस्ट अप्रोच से इसको देखने की कोशिश करें नाजी जर्मनी की, तो इसमें बोला जाएगा कि जो जर्मनी है, जर्मनी के ऊपर पहले विश्व युद्ध के जो डिसीजन थे, जो अन्यायपूर्ण डिसीजन थे, वो जर्मनी के ऊपर थोपे गए थे और देश के अंदर अराजकता थी। साथ ही इसमें यह बोला जा सकता है कि उस टाइम की जो परिस्थितियां ऐसे थी, लीग ऑफ नेशन कमजोर हो रहा था और सारे देश साम्राज्यवादी नीतियों का समर्थन करना चाहते थे और अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते थे। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग थ्योरी के थ्रू हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं नाजिज्म को, तो यहाँ पे सिर्फ हिटलर के व्यक्तित्व को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि हिटलर ने जो भी पॉलिसी अपनाई वो नाजिज्म कहलाया, वो नाजीवाद कहलाया। उसी तरीके मुसोलिनी ने जितने भी प्रकार की पॉलिसीज अपनाई थी उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया फासीवाद। और जो हिटलर का व्यक्तित्व था, हिटलर की मानसिक व्यवस्था थी, हिटलर का जो सोचने का तरीका था, हिटलर का जो शासन करने का तरीका था, उसकी वजह से क्या है, यहूदियों का वहाँ पे नरसंहार हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देश गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परिस्थितियों का अध्ययन नहीं बल्कि हिटलर के व्यक्तित्व का अध्ययन किया गया। स्वाधीनता के बाद भारत की विदेश नीति के निर्धारण पर पंडित नेहरू के व्यक्तित्व की अमिट छाप थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि फादर कौन है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू साइंटिफिक थे, वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चाहते थे, वो क्या है सभी देशों के बीच क्या है भ्रातृत्व चाहते थे, इसलिए क्या है गुटनिरपेक्ष देश का जो ढांचा अपनाया। इसके साथ समाजवाद से भी वो प्रभावित थे, इसलिए समाजवादी परिस्थिति आप देखते हैं। और उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया क्योंकि वो पूंजीवाद के भी थोड़े बहुत समर्थक थे। यानी जब हम इस अप्रोच के थ्रू विदेश नीति का अध्ययन करते हैं तो हम क्या है, जो उस टाइम के हमारे विदेश नीति बनाने वाले जो प्रमुख थे पंडित नेहरू, उनको ध्यान में रखते हैं। आज के टाइम की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो हम एनडीए गवर्नमेंट को ध्यान में रखेंगे और एनडीए गवर्नमेंट में भी बीजेपी को, और बीजेपी में भी जो उनके नेता हैं जैसे अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है और जो दूसरे हमारे नेता हैं उनको हम सेंटर में रखेंगे, उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये तो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, अच्छा ये तो हिंदू धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये तो हिंदू जो कल्चर है उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं और जो पुराना हमारा कल्चर खोया हुआ है उसे ये वापस स्थापित करना चाहते हैं। तो इनकी जो पॉलिसी होगी, इनका जो नीति निर्माण होगा, वो भी कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिक विचारधारा है उससे ये प्रभावित होगा। और जो बीजेपी का पूरा प्रोपोगेंडा है, बीजेपी का जो पूरा इनका जो सोचने का तरीका है उसको यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। सोवियत संघ की विदेश नीति की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर स्टालिन के व्यक्तित्व का प्रभाव है। और चीन की विदेश नीति 1950 से लेकर आज तक अगर देखें तो माओ के व्यक्तित्व का प्रभाव चीन की विदेश नीति के ऊपर दिखाई देता है। यानी ये कुछ जो उस टाइम के नेता थे आज के नेता शी जिनपिंग है, तो उनके क्या है, उनके जो प्रभाव है, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव इसके ऊपर देखा जा सकता है और इसी का अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार निर्णय परक दृष्टिकोण यानी डिसीजन मेकिंग अप्रोच उन कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो निर्णयकर्ता कहलाते हैं, यानी जो डिसीजन मेकर कहलाते हैं, जो डिसीजन को लेते हैं, और उन राज्यों पर भी जो निर्णय करने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं उनके ऊपर भी ये अप्रोच काम करती है। यह अप्रोच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को व्यक्तिगत निर्णयों पर आधारित मानकर चलता है। इसमें व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व का, उसकी रुचियों, अभिरुचियों, विचारधारा, संस्कृति, धर्म, निर्णय लेने की शक्ति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो पहले ही आपको मैं बोल चुका हूँ, इसमें क्या है,
फॉर एग्जाम्पल इंडिया की अगर बात करें, इंडिया के अंदर जो डिप्लोमेट्स है, इंडिया के अंदर जो विधायिका है, विधायिका के अंदर जो चुनकर भेजे हुए व्यक्ति है, लाइक एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री है, तो उनके क्या है, उनके रुचियों को देखा जाएगा। तो उनकी रुचि क्या है इस टाइम, एस जयशंकर की रुचि क्या है? एस जयशंकर की अपनी कोई रुचि नहीं है। एस जयशंकर क्योंकि भारत के विदेश मंत्री है और सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी की जो रुचि है वही एस जयशंकर की रुचि होगी। अभिरुचियां, यानी अभिरुचियों का मतलब हुआ जो उनके अंदर विभिन्न प्रकार की जो मोटिवेशन है और जिस मोटिवेशन के थ्रू वो काम कर रहे हैं, उनकी विचारधारा क्या है, लाइक राइटिस्ट विचारधारा उनकी है, दक्षिणपंथी विचारधारा है, तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो भी कहीं ना कहीं दक्षिण पंथ से जुड़ी होगी। जैसे अमेरिका के साथ रिलेशन क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि दक्षिणपंथी विचारधारा है। चाइना के साथ रिलेशन क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि चाइना की दक्षिणपंथी विचारधारा है। तो चाइना का बायकॉट 2014 के बाद ज़्यादा आपको देखने को मिला। नॉर्थ कोरिया का बायकॉट देखने को मिला, साउथ कोरिया के साथ रिलेशन अच्छे हुए। तो ये कहीं ना कहीं विचारधारा का भी प्रभाव विदेश नीति पे देखा जाता है। संस्कृति, अब संस्कृति का क्या है, जहाँ जहाँ हिंदू देश है या फिर हिंदू जिन देशों में रहते हैं वहाँ पे हमारे संबंध बढ़े हैं, अच्छे सुधरे हैं। पापुआ न्यू गिनिया की बात करें, गिनिया की बात करें, नेपाल की बात करें, या फिर ऐसे देश जहाँ पे क्या है हिंदू खतरे में है, उन देशों के लिए काम किया गया। आप देखते हैं CAA जो आया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसके थ्रू क्या हुआ, जो संस्कृति है भारत की, जो हिंदू संस्कृति को जो अपनाने की कोशिश है, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के ऊपर शोषण हो रहा है, तो उसके लिए अलग से एक फॉरेन पॉलिसी है। वहाँ से उस देश से जो हिंदू आएंगे उसको क्या है, उसको भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या फिर जो दूसरी हमारी नेबरिंग कंट्री है वहाँ से जो हिंदू आ रहे हैं उनको क्या है, हम देश का नागरिक बिना शर्त से बनाएंगे। लेकिन मुस्लिम आ रहे हैं उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि मुस्लिम की अलग संस्कृति है। तो इस तरीके से धर्म भी इसमें प्रभाव डालता है, निर्णय लेने की शक्ति, ये सारी क्या है डिसीजन मेकिंग पावर। आज के टाइम में हम बोले तो एनडीए गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट के पास बहुत ही स्ट्रांग है। आप धारा 370 को देखो कितनी आसानी से हटाया, ये इनकी विल पावर थी कि विल पावर की वजह से इन्होंने धारा 370 को हटाया, जो एक बहुत बड़ा खतरा देश की एकता के लिए बना हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार राज्य के कार्यों को निर्णयकर्ताओं के कार्यों के आईने में देखा जाता है, यानी जो देश के काम होते हैं वो देश के काम को क्या है, जो डिसीजन मेकर है, जो विधायिका है, कार्यपालिका है, प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है, उनके नजरिए से इसको देखा जाता है। निर्णय निर्माण के तहत ये गतिविधियां आती है। सबसे पहली समस्या, कोई भी डिसीजन हम लेते हैं तो डिसीजन किसी समस्या, किसी प्रॉब्लम के ऊपर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें समस्या आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद बहुत बढ़ गया है, 500 रुपए देके वहां पे क्या है आतंकवादी पनपते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार की समस्या है। अब इस समस्या को समाधान करने के लिए क्या है, हम समाधान के विकल्प देखेंगे। धारा 370 वहां से हटाई, उसके साथ क्या करेंगे, हम वहां पे मिलिट्री डाल देंगे, वहां पे हम धारा 144 लगा देंगे, वहां पे इंटरनेट को हम बैन कर देंगे ताकि वहां पे क्या है अफरा तफरी ना फैले, दंगे के माहौल वहां पे ना बने। और सबसे लास्ट में क्या है, विकल्प का चयन किया जाएगा, यानी धारा 370 वहां से हटा दी जाएगी। हालांकि धारा 370 अभी हटी नहीं है वहां पे, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि धारा 370 के कुछ उपबंध हटे हैं। धारा 370 संविधान में बनी हुई है, लेकिन आपको एग्जांपल के लिए मैं ये बता रहा हूं। अब देखते हैं डिसीजन मेकिंग के प्रमुख जो थिंकर है, प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या फॉरेन पॉलिसी के अंदर। तो सबसे पहले ये 3 चिंतक है जिनका नाम अक्सर लिया जाता है। सबसे पहले रिचर्ड स्नाइडर, दूसरे हैं बर्क और तीसरे हैं सापिन। तो ये 3 प्रमुख चिंतक हैं और इन तीनों ने मिलकर किताब लिखी है, एक किताब लिखी है, इसका नाम है फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग एंड अप्रोच टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और 1957 में सबसे पहले ये प्रकाशित हुई। गूगल पे आपको 1954 में मिल सकता है, 1960 भी, लेकिन वास्तविक रूप से 1957 में ये किताब प्रकाशित हुई है जिसमें सबसे पहले डिसीजन मेकिंग थ्योरी के ऊपर बात की गई है। और रिचर्ड स्नाइडर के अनुसार विदेश नीति
संबंधी निर्णयों में अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां नहीं बल्कि व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि निर्णय अंत में एक व्यक्ति ही लेता है। कोई भी परिस्थिति हो उससे कोई भी फर्क रिचर्ड स्नाइडर को नहीं पड़ता है। अंतिम जो निर्णय है वो व्यक्ति ने लेना है, वो किसी विधान पालिका ने लेना है, किसी कार्यपालिका ने लेना है, किसी प्रधानमंत्री ने लेना है या किसी राष्ट्रपति ने लेना है। तो डिसीजन हमेशा वैसा ही लिया जाएगा जिस दल का प्रधानमंत्री होगा या जिस दल की कार्यपालिका होगी। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य कर्ता राष्ट्र नहीं अपितु व्यक्ति या नेता होता है। जबकि हैरोल्ड स्प्राउट और मार्गरेट स्प्राउट निर्णय निर्माण में पर्यावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। ये जो स्प्राउट एंड स्प्राउट है, इन्होंने क्या है, परिस्थिति जन्य या फिर इकोलॉजिकल अध्ययन की बात की है डिसीजन मेकिंग की। ये चीज आपने बिल्कुल माइंड में बिठाना है। डिसीजन मेकिंग की अगर इकोलॉजिकल अप्रोच की बात आ जाए, एनवायरमेंटल अप्रोच की बात आ जाए या फिर परिस्थिति जन्य सिचुएशनल की बात आ जाए, तो वहाँ पे आपने हमेशा मार्गरेट स्प्राउट और हैरोल्ड स्प्राउट को याद रखना है। डिसीजन मेकिंग के महत्वपूर्ण फैक्टर या तत्व देखिए, डिसीजन मेकिंग के यहाँ पे दो तत्व निकलकर सामने आए हैं। पहला तत्व कौन सा है? व्यक्तित्व। रिचर्ड स्नाइडर, बर्क और सापिन, ये तीनों क्या बोलते हैं कि परिस्थितियां इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यक्तित्व क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी निर्णय निर्माण का ये एक महत्वपूर्ण तत्व है स्नाइडर, बर्क और सापिन के अनुसार। दूसरा आ गया यहां पे पर्यावरण। जहां निर्णय लिया जा रहा है उसका आंतरिक और बाह्य पर्यावरण का अध्ययन इसमें किया जाएगा हैरोल्ड स्प्राउट और मार्गरेट स्प्राउट के अनुसार। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट तत्व है और बेसिकली इसी आधार के ऊपर डिसीजन मेकिंग अप्रोच टिकी हुई है। आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ लो, आप फॉरेन पॉलिसी, आप पॉलिटिकल थ्योरी, आप पब्लिक एड, तो वहां पे हर जगह पे डिसीजन मेकिंग में ये दो चीजें इंपॉर्टेंट तत्व रहते हैं। अब देखते हैं डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया। अब यहाँ पे वो वाली प्रक्रिया नहीं हम अब बता रहे हैं, जैसे पब्लिक एड में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले समस्या का निर्धारण हम करेंगे, समस्या निर्धारण के बाद विकल्पों का चयन हम करेंगे, विकल्पों में से आगे हम देखेंगे कि कौन सा विकल्प हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। वो वाली यहाँ पे प्रक्रिया नहीं है। स्नाइडर ने जो प्रक्रिया बताई है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। स्नाइडर ने डिसीजन मेकिंग के 3 तत्व बताए हैं प्रक्रिया के अंदर। सबसे पहले नेता की क्षमता यानी सुयोग्यता का क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि व्यक्तिपरक अध्ययन किया है इन्होंने, यानी व्यक्ति ही डिसीजन लेता है, तो जो व्यक्ति लेता है उसकी क्षमता क्या है या उसकी सुयोग्यता क्या है। क्या वो फॉरेन पॉलिसी को अच्छे से समझता है? क्या वो देश की परिस्थितियों को अच्छे से समझता है? क्या वो ये समझता है कि ये फॉरेन पॉलिसी अगर मैंने बनाई तो इसका क्या इंप्लीकेशन पड़ेगा? अगर उसके पास इस चीज को समझने की क्षमता है, उसके पास कार्यपालिका, उसके पास जो मंत्रिमंडल इतना अच्छा है, तो अच्छा ही डिसीजन हमेशा आएगा। दूसरा, सूचना अर्थात ज्यादा और विश्वसनीय सूचनाओं से ज्यादा अच्छा निर्णय मिलता है, ये रिचर्ड स्नाइडर कहते हैं। यानी अगर आपके पास विश्वसनीय सूचना तंत्र है, आपके पास अच्छा सूचना तंत्र है जो विश्वसनीय सूचना आपको देता है, तो आप डेफिनेटली अच्छा निर्णय लेंगे। तीसरा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के तहत नेता को उसका मनोविज्ञान, धार्मिक प्रवृत्तियां, पूर्वाग्रह इत्यादि प्रभावित करता है। तो ठीक है, मोटिवेशन के थ्रू क्या है, वो जिस पॉलिटिकल पार्टी का है, वो जिस धर्म का है, वो जिस संस्कृति का है, वो जिस जाति का है, तो उसका कम से कम उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ऐसा कहते हैं रिचर्ड स्नाइडर। यह बात ध्यान रहे, निर्णय निर्माण सिद्धांत व्यवहारवादी क्रांति की देन है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसीजन मेकिंग अप्रोच कब आई? तो डिसीजन मेकिंग अप्रोच 1960 के दशक में आई। 1957 के अंदर जो किताब लिखी थी उसमें सबसे पहले इस अप्रोच की बात की गई थी और 1960 के दशक में आया। और जब हम देखते हैं व्यवहारवादी क्रांति 1950 के दशक में आई, तो व्यवहारवादी क्रांति की वजह से ही डिसीजन मेकिंग अप्रोच आई है। यह सिद्धांत केवल विदेश नीति का अध्ययन करता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नहीं, वो भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक पार्ट है फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक पार्ट है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हम इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन डिसीजन मेकिंग अप्रोच के द्वारा क्या है, फॉरेन पॉलिसी का ही अध्ययन होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नहीं।
निर्णय निर्माण सिद्धांत का मूल विषय है विदेश नीति के निर्णयकर्ता, यानी विदेश नीति को बनाने वाले जो निर्णयकर्ता होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं, उन्हीं का इसमें अध्ययन किया जाता है। रोजर हिल्समैन विदेश नीति निर्माण में विधायिका और कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका को मानता है। अब देखते हैं एक मॉडल अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है स्नाइडर बर्क या सापिन मॉडल। ठीक है, स्नाइडर बर्क या सापिन मॉडल, तो इसको देख लेते हैं। स्नाइडर ने निर्णय निर्माण का मॉडल अपनी पुस्तकों में प्रकाशित किया है। पुस्तकों, कौन सी पुस्तकें हैं? 2 पुस्तकें इंपॉर्टेंट है स्नाइडर की, रिचर्ड स्नाइडर की। पहली है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रिंसिपल एंड प्रोग्राम्स 1954। दूसरी है डिसीजन मेकिंग एन अप्रोच टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये 2 किताबें हैं जिसके अंदर इन्होंने डिसीजन मेकिंग मॉडल दिया है। ठीक है, सिद्धांत किस में दिया है? जो 1957 की बुक है, जो तीनों ने मिलकर लिखी थी, लेकिन जो अप्रोच है, अप्रोच इन 2 किताबों के अंदर हमें देखने को मिलती है रिचर्ड स्नाइडर के। डिसीजन मेकिंग अप्रोच जो है स्नाइडर बर्क और सापिन के अनुसार डिसीजन मेकिंग थ्योरी का प्रयोग राज्य के व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है। यानी राज्य किस तरीके से व्यवहार करता है, राज्य व्यवहार करता है मतलब राज्य के जो चलाने वाले हैं, जो गवर्नमेंट है, जो कार्यपालिका या विधान पालिका है, वो किस तरीके से व्यवहार करता है, उसका अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। स्नाइडर निर्णय निर्माण के 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य बताता है। कौन से? पहला बताता है राजनीति की ऐसी संरचनाओं की पहचान करना जिसमें डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन्होंने ये मॉडल बनाया, सिंपल मॉडल है। आई होप आपको पता तो लग गया होगा। इनका जो मॉडल है वो किसके ऊपर आधारित है? व्यक्तिपरक अध्ययन के ऊपर, व्यक्तिपरक अध्ययन के ऊपर है। ठीक है, व्यक्तिपरक यानी व्यक्तियों का अध्ययन करना, नेताओं का अध्ययन करना, कार्यपालिका का अध्ययन करना, विधान पालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन लोगों का अध्ययन करना, इसलिए इसे कहा गया है व्यक्तिपरक अध्ययन। तो रिचर्ड स्नाइडर और बर्क सापिन जो मॉडल है वो बेसिकली क्या है? व्यक्तिपरक अध्ययन का मॉडल है। इसमें क्या है? सबसे पहले क्या है, इसको 2 भागों में बांटा गया है इस मॉडल को। पहला जो इसका पार्ट है, पहला पार्ट इसका है राजनीति की जो संरचनाएं होती है, राजनीति का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका होती है, संरचनाओं की पहचान किया जाता है इसमें, जिसमें निर्माण की आवश्यकता होती है या फिर निर्णय निर्माण की आवश्यकता होती है। पहले क्या है, ये जो 3 संस्थाएं हमारी है, जो संरचनाएं हैं, ये क्या है? डिसीजन मेकिंग की संरचनाओं की क्या है, स्ट्रक्चर्स की क्या है, पहचान करेंगे कि हमें किस विषय के ऊपर अध्ययन करना है। अब यहीं पे एग्जांपल ले लेता हूं। स्ट्रक्चर यहां पे हमारे पास क्या है, संरचना क्या है हमारे पास? यहां पे धारा 370, धारा 370 हमारे पास एक प्रकार की संवैधानिक संरचना है, संविधान के अंदर इसकी व्याख्या की गई है। तो ये क्या है? संरचना। इसकी क्या है, सबसे पहले पहचान की जाएगी। धारा 370 क्या है, इसे अगर हटाया तो इसके क्या इंप्लीकेशन है, अगर इसे नहीं हटाया तो फ्यूचर में ये किस तरीके से हमारे लिए काम खराब कर सकती है। धारा 370 हटाने के क्या क्या इसके संरचना के ऊपर प्रभाव पड़ेंगे, जम्मू कश्मीर के राज्य व्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, वहां के लोकल प्रशासन की जो संरचना है उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। पहला तो हो गया ये। ठीक है, संरचनाओं की पहचान की जाएगी जहां पे डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता है। दूसरा क्या है, किस प्रकार निर्णय निर्माण किया गया और कैसे कार्य किए गए। जो दूसरा है कि निर्णय निर्माण कैसे किया गया, डिसीजन मेकिंग कैसे की गई और कैसे कार्य किए गए, उन प्रक्रियाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पहले संरचना जिसमें चेंज करना है या जिसमें डिसीजन लेना है, और दूसरा होता है इसमें कि डिसीजन आखिर कैसे लिया जाएगा। आई होप आपको स्नाइडर बर्क और सापिन का मॉडल समझ आ रहा होगा। आगे इसमें देख लेते हैं। स्नाइडर बर्क और सापिन के निर्णय निर्माण सिद्धांत के मॉडल में व्यक्तियों के निर्णय का समूह के निर्णय पर प्रभाव पड़ता है, और ये अक्सर एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया है। पहले भी कम से कम 2-3 बार मैंने इस तरीके का कोटेशन देख लिया है। तो व्यक्तियों के निर्णय का समूह के निर्णय पर प्रभाव, ये आपने मैच करना है। इस तरीके से आया था, ये किससे आपने करना है, रिचर्ड स्नाइडर या बर्क जो भी दिए होंगे उससे आपको ये मैच करना है।
स्नाइडर के निर्णय निर्माण सिद्धांत की मान्यताएं। सबसे पहली, सभी राजनीतिक निर्णय व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए राजनीतिक निर्णयों को समझने के लिए निर्णयकर्ता यानी डिसीजन मेकर की आइडियोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो किस विचारधारा का है। स्नाइडर के निर्णय निर्माण सिद्धांत में प्रक्रिया विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें क्या है, प्रक्रिया, मैंने आपको पहले ही यहां पे बता दिया। जो दूसरा है कि किन प्रक्रियाओं के थ्रू उसने डिसीजन लिया, तो दूसरा यहां पे आ गया डिसीजन मेकिंग सिद्धांत में प्रक्रिया विश्लेषण, यानी जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर का एनालिसिस किया जाता है उसमें, क्योंकि इसमें राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव कैसे आता है इसके विषय में बात की जाती है। अब देखते हैं हैरोल्ड स्प्राउट और मार्गेट स्प्राउट का मॉडल। हैरोल्ड स्प्राउट और मार्गेट स्प्राउट ने डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया में पर्यावरण को महत्वपूर्ण माना है, इकोलॉजी को महत्वपूर्ण माना है। पर्यावरण का अभिप्राय उस पर्यावरण से है जिसका प्रत्यक्षण निर्णयकर्ता ने किया है, यानी इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात निर्णय लेने वाले व्यक्ति पर पड़ने वाले आंतरिक और बाह्य प्रभाव का अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। इनके अध्ययन का मूल उद्देश्य परिस्थिति ने निर्णय निर्माण में क्या प्रभाव डाला और क्या इससे भी बेहतर निर्णय लिया जा सकता था का अध्ययन है। बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, मार्गेट स्प्राउट, हैरोल्ड स्प्राउट का मॉडल क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये पर्यावरण के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और पर्यावरण क्या है, दो प्रकार का है, आंतरिक और बाह्य। पर्यावरण कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक पर्यावरण क्या होगा, आंतरिक पर्यावरण, भारत की अगर मैं बात करूं, भारत का आंतरिक पर्यावरण ऐसा है कि विविधताओं वाला देश है, मल्टीकल्चरल यहाँ पे देश है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न कबीलों के लोग यहाँ पे रहते हैं। ये आंतरिक है। आंतरिक के साथ यहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, यहाँ पे किस प्रकार का सिस्टम है, तो यहाँ पे फेडरल सिस्टम अपनाया गया है। फेडरल सिस्टम में यहाँ पे राज्य सरकार भी है, यहाँ पे केंद्र सरकार भी है, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। कहीं राज्य इसका विरोध ना कर दे तो वो भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि 3 प्रकार की लिस्ट है, सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। कहीं इन लिस्ट के ऊपर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, ये आंतरिक प्रभाव है। इसके साथ गवर्नमेंट किसकी है, आइडियोलॉजी किस प्रकार की है, उसका भी आंतरिक प्रभाव पड़ेगा। डिसीजन लेने में बाह्य प्रभाव क्या पड़ेगा, बाह्य प्रभाव ये पड़ेगा, अगर हमने मुस्लिमों के खिलाफ कोई लॉ बना दिया, हिंदुओं के खिलाफ कोई लॉ बना दिया या क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कोई लॉ बना दिया, तो उसका बाह्य प्रभाव क्या पड़ेगा। हो सकता है अगर हमने मुस्लिमों के खिलाफ अलग लॉ बना के हिंदू स्टेट बनाने की कोशिश की, हो सकता है हमारे जो पड़ोसी देश है, हमारे अरेबियन कंट्री है जहां से तेल आयात होता है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, या फिर गल्फ कंट्रीज है, ओपेक कंट्रीज है, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे ऊपर क्या प्रभाव डाल सकते हैं, वो होता है बाह्य प्रभाव। तो हैरोल्ड और मार्गेट स्प्राउट के मॉडल के थ्रू क्या है, पर्यावरण यानी इकोलॉजिकल अध्ययन किया जाता है डिसीजन मेकिंग का। इसके अलावा कोहेन ने भी विचार दिए हैं और जॉन बर्टन ने भी विचार दिए हैं। तो सबसे पहले कोहेन के डिसीजन मेकिंग अप्रोच को देख लेते हैं। कोहेन के अनुसार डिसीजन मेकिंग थ्योरी में सरकारी और गैर सरकारी दोनों तत्वों का योगदान होता है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है जनमत दृष्टिकोण। कोहेन कहते हैं कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि आज का टाइम डेमोक्रेसी का टाइम है। आपने अगर इंडिया में पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ कोई डिसीजन ले लिया तो आपको अगले 5 साल के बाद क्या है, सत्ता से बाहर फेंक दिया जाएगा। इसलिए पब्लिक ओपिनियन का डर हमेशा डिसीजन मेकर के दिमाग में रहता है। दूसरा बताते हैं गैर राजनीतिक हित समूह। गैर राजनीतिक हित समूह जैसे एनजीओ हो गए, प्रेशर ग्रुप हो गए, इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, ये क्या है, ये सरकार के ऊपर या डिसीजन मेकर के ऊपर क्या है, दबाव डालते हैं और अपने अनुसार डिसीजन लेने के लिए उन्हें बाध्य करते हैं। तीसरा है विधान मंडलों की मुख्य समितियां, जैसे संसद के अंदर क्या है, संसदीय समितियां अपनाई गई है। आज अगर आप देखो 2001 के बाद हमारे पास 24 विभागीय समितियां हैं, हमारे पास पब्लिक अकाउंट कमेटी है, हमारे पास जिसे लोक लेखा समिति कहा जाता है, लोक उपक्रम समिति है, कई प्रकार की समितियां हैं। तो ये जो समितियां होती है ये भी क्या है, डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करती है।
अगला है, आई होप आपको कोहेन का समझ आ गया होगा। इसमें क्या है, इन्होंने सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाओं को इंपॉर्टेंट माना है, जिसमें पब्लिक ओपिनियन, एनजीओ और विधानमंडल की समितियों को रखा है। जॉन बर्टन का डिसीजन मेकिंग अप्रोच के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। जॉन बर्टन ने डिसीजन मेकिंग को एक प्रक्रिया के रूप में माना है, एक प्रोसीजर के रूप में माना है, जैसे स्नाइडर और बर्क ने माना था। उनके अनुसार 3 महत्वपूर्ण कारक होते हैं और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये है प्रत्यक्षण, प्रत्याशा और सूचना का अतिभार। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, किसने डिसीजन मेकिंग को प्रत्यक्षण, प्रत्याशा और अतिभार के रूप में, सूचना के अतिभार के रूप में परिभाषित किया है? ये क्या है, जॉन बर्टन ने। यानी डिसीजन मेकिंग को क्या प्रभावित करता है? पहला परसेप्शन यानी प्रत्यक्षण, आपकी क्या परसेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मेरी परसेप्शन है, अगर हमने जो नदी नालों के किनारे में रहने वाले लोग हैं उनको वहां से डिस्प्लेस करके, उनको, उनके घर को वहां से उजाड़ के उन लोगों को कहीं और बसाया तो वो अच्छा जीवन जी सकते हैं। ये मेरी परसेप्शन है। मुझे ये लगता है कि नदी नालों के आसपास बाढ़ आती रहती है, तो ये मेरी एक परसेप्शन है, ठीक है। लेकिन क्या ये मेरी सही परसेप्शन है? क्या वहां के लोग ये मानेंगे? अगर वो लोग मानते हैं, अगर वहां का पब्लिक ओपिनियन ये मानता है कि हाँ हम लोगों को अच्छी जगह बसाया जा रहा है, तो ये मेरा डिसीजन सही है। अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं और उन लोगों का घाटा हो रहा है, तो ये मेरी परसेप्शन गलत है। तो पहली डिसीजन मेकिंग को क्या प्रभावित करती है? परसेप्शन। दूसरा एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन किसकी होती है? परसेप्शन गवर्नमेंट की है। एक्सपेक्टेशन किसकी होती है? जिसके लिए डिसीजन लिए जा रहे हैं, जिसके लिए डिसीजन लिए जा रहे हैं उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे फेवर में आप डिसीजन लेंगे, हमारे भलाई के लिए आप डिसीजन लेंगे। तो दूसरा हो गया एक्सपेक्टेशन। परसेप्शन गवर्नमेंट की, एक्सपेक्टेशन पब्लिक की, और उसके बाद है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हमें डिसीजन लेने के लिए कितनी जानकारियां मिली। डिसीजन ऐसे तो नहीं लेंगे कि हवा में ले लिया, उसके लिए जानकारी की जरूरत पड़ेगी। हम जिस चीज का डिसीजन ले रहे हैं वही धारा 370 आप ले लो, हम धारा 370 हटाने के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या है? इंफॉर्मेशन ओवरलोड होना चाहिए, हमारे पास अतिभार होना चाहिए, हमारे पास सटीक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे पास ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना पुलिस फोर्स है वहां पे, इंटरनेट सुविधा कितनी है वहां पे, इंटरनेट सुविधा अगर हटाई तो वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, अगर वहां दंगे भड़कते हैं तो हम वहां क्या करेंगे, इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे, धारा 370 हटाने के बाद वहां की प्रशासनिक व्यवस्था में क्या बदलाव आएंगे, क्या वहां पे अराजकता तो नहीं फैल जाएगी। तो ये 3 होते हैं। पहला परसेप्शन, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे, एक्सपेक्टेशन ये पब्लिक के बिहाफ पे, और इंफॉर्मेशन ओवरलोड ये यहाँ पे जो आप कह सकते हैं पर्यावरण के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो जॉन बर्टन का मॉडल भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं हैरोल्ड लॉसवेल। हैरोल्ड लॉसवेल ये एक व्यवहारवादी चिंतक है और इनको आई होप आपने पहले भी पढ़ा होगा। हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ का आपने ये सिद्धांत सुना होगा पॉलिटिक्स कि कौन कब क्या और कैसे पाता है, ये वही हैरोल्ड लॉसवेल है। तो इनके मॉडल को देख लेते हैं। हैरोल्ड लॉसवेल ने डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया को 7 क्रमिक अवस्थाओं में विभाजित किया है, यानी 7 चरण होते हैं। हैरोल्ड लॉसवेल के अनुसार सबसे पहले हमारे पास कोई सूचना आती है, कोई इंफॉर्मेशन आती है किसी डिसीजन को लेने के लिए, उसके बाद रिकमेंडेशन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास धारा 370 के मामले में क्या है, ये सूचना आई कि धारा 370 की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे आतंकवाद की समस्या बढ़ रही है। उसके बाद हम रिकमेंडेशन देखेंगे तो कश्मीर इशू के ऊपर कितनी समितियां बनी है आपने देखी होगी, यूएनओ की समितियां बनी है, यूएनओ की रिकमेंडेशन है, G20 की रिकमेंडेशन है, यूरोपियन यूनियन की रिकमेंडेशन है, भारतीय सरकार की कई समितियां हैं उनकी रिकमेंडेशन है, उसको ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद विहतीकरण यानी प्रिस्क्रिप्शन, फिर हम क्या है एक्सपर्ट से प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, संविधान को जानने वाले लोगों से प्रिस्क्रिप्शन लेंगे और वहाँ के लोगों से प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, वहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ से हम प्रिस्क्रिप्शन लेंगे कि क्या किया जा सकता है। उसके बाद नवाचार के ऊपर भी हम बात करेंगे कि इसको हटा दिया तो क्या इनोवेशन वहाँ पे हम करेंगे, वहाँ पे हम केंद्र शासित प्रदेश लाएंगे,
तो उसका क्या फायदा होगा, वहाँ पे क्या इनोवेशन होगी, आतंकवाद खत्म होगा तो वहाँ पे टूरिज्म कैसे बढ़ेगा, तो वो इनोवेशन के ऊपर उसमें बात की जाएगी। उसके बाद हम उसको क्या है अनुप्रयोग उसका करेंगे, उसे अप्लाई वहाँ पे कर देंगे, हम धारा 370 को हटा देंगे। उसके बाद 1 साल बाद या 2 साल बाद, जैसे आज 3 साल बाद क्या है, अभी क्या है 3 साल बाद अप्रेजल उसका देखा जा रहा है, मूल्यांकन देखा जा रहा है कि 3 साल के अंदर जो डिसीजन हमने लिया था धारा 370 का हटाने का, उसके क्या परिणाम आए हैं। टूरिज्म इतना विकास वहाँ पे हुआ टूरिज्म का, आतंकवाद में इतनी कमी आई है, वहाँ पे जो दंगे होते थे, वहाँ पे आए दिन झड़पें होती थी, पत्थर फेंकने वालों की जो घटनाएं थी वहाँ पे पत्थरबाजों की, उसमें कितनी कमी आई है, वो है अप्रोजल। और सबसे लास्ट में होता है आपका टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन यानी अब हम उसका मूल्यांकन भी नहीं करेंगे क्योंकि डिसीजन वो ले लिया गया, उसका मूल्यांकन भी हमने देख लिया है, अब उसको हम बिल्कुल छोड़ देंगे, उसको हम साइड में कर देंगे, अब हम नए डिसीजन के ऊपर काम करेंगे। तो ये हैरोल्ड लॉसवेल का क्या है, हैरोल्ड लॉसवेल का 7 क्रमीय सिद्धांत है डिसीजन मेकिंग अप्रोच का। तो अब देखते हैं डिसीजन मेकिंग अप्रोच की मान्यताएं क्या है, इनकी अजम्पशन क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग अप्रोच निर्णय करता है यानी डिसीजन मेकिंग के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि वो किस प्रकृति का आदमी है। पर्यावरण का इसमें अध्ययन किया जाता है, आंतरिक और बाह्य कारकों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें आंतरिक कारकों में जनमत, प्रमुख संगठन, समाज की संरचनात्मक कार्य और मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, जबकि बाह्य कारकों में अन्य राज्य की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। निर्णय प्रक्रिया, इसका अत्यधिक महत्व है। इसमें स्नाइडर ने इसमें 3 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। सबसे पहला सुयोग्यता का क्षेत्र, जिसके तहत निर्णयकर्ता के आवश्यक योग्यताओं को सुनिश्चित किया जाता है कि ये जो डिसीजन लेने वाला आदमी है क्या इसके पास योग्यता है भी इस डिसीजन को लेने की। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये एक चपरासी को बोले कि आप डिसीजन लो कि हम प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं, तो क्या वो ले पाएगा? वो तो मैनेजर ही ले पाएगा, या फिर जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो ही इसका डिसीजन ले पाएगा। यानी सुयोग्यता अनिवार्य है। उसके बाद संचार और सूचना का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना सूचना के, बिना संचार के हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और सबसे लास्ट में है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अगर आपकी दृढ़ निश्चय है कि हमने धारा 370 हटाना है तभी आप हटा पाओगे, अदरवाइज आप नहीं हटा पाओगे इसको। ये एक मनोवैज्ञानिक कारक है। इसके तहत निर्णयकर्ता को प्रभावित करने वाले मूल्यों, व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं डिसीजन मेकिंग जो थ्योरी है इसकी विभिन्न धाराएं क्या क्या है। सबसे पहले देखिए व्यक्तिपरक अध्ययन, पर्सनैलिटी फैक्टर। व्यक्तिपरक अध्ययन पहले ही आपको बता चुका हूं, रिचर्ड स्नाइडर और बर्क इसके महत्वपूर्ण चिंतक माने जाते हैं। अलेक्जेंडर जॉर्ज और जूलियट जॉर्ज ने इस प्रकार का अध्ययन आगे चलकर किया है। ठीक है, व्यक्तिपरक अध्ययन स्नाइडर और बर्क ने किया था, आगे चलकर अलेक्जेंडर जॉर्ज और जूलियट जॉर्ज, तो इनसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन्होंने भी व्यक्तिपरक अध्ययन किया है। नेक्स्ट आपका आ गया परिवेश अध्ययन, एनवायरमेंटल फैक्टर। मार्गरेट स्प्राउट और हैरोल्ड स्प्राउट ने इसका अध्ययन किया है। इसके तहत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है क्योंकि पर्यावरण एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह पर्यावरण की परिभाषा एक परिवेश और वातावरण के रूप में करते हैं जिससे सक्रियात्मक पहलू के साथ मनोवैज्ञानिक पहलू भी इंपॉर्टेंट होता है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल पर्यावरण का अध्ययन। अगला है कर्ता अध्ययन यानी एक्टर स्टडी। जैसे एक्टर क्या होता है, जैसे भारत एक एक्टर है, भारत क्या है इंटरनेशनल स्फीयर में क्या है एक एक्टर है, भारत एक क्या है कर्ता है। इसका तात्पर्य उन कर्ताओं का अध्ययन से है जो विदेश नीति के निर्माण में सचमुच हिस्सा लेते हैं। इसकी भी 2 शाखाएं हैं, पहली बर्नार्ड और कोहेन की शाखा और दूसरी है रॉजर हिल्समैन की शाखा। ठीक है, एक्टर स्टडी के अंदर 2 शाखाएं हैं, 2 ब्रांच है, बर्नार्ड और कोहेन और दूसरी है रॉजर हिल्समैन। तो इसको देख लेते हैं एक एक करके। कर्ता अध्ययन एक्टर स्टडी में सबसे पहले देखते हैं बर्नार्ड कोहेन की शाखा। बर्नार्ड कोहेन ने विदेश नीति निर्माण में हिस्सा लेने वाले सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों की पारस्परिक क्रिया का अध्ययन किया है। कोहेन ने विदेश नीति निर्माण में 5 महत्वपूर्ण कर्ताओं को माना है। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग लोकमत, पब्लिक ओपिनियन,
ठीक है। डिसीजन लेने के लिए 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात कौन करते हैं? बर्नार्ड और कोहेन। सबसे पहले पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ आप कोई डिसीजन नहीं लोगे। उसके बाद हित समूह, जो आपके इंटरेस्ट ग्रुप है उनके खिलाफ आप डिसीजन नहीं लोगे तो आप 5 साल बाद बाहर फेंक दिए जाओगे। जनसंपर्क के साधन, यानी आपके पास जो मास कम्युनिकेशन के जो साधन है, कम्युनिकेशन के साधन होने चाहिए ताकि आपको पता लग सके कि कैसा डिसीजन लेना है। कार्यपालिका के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल आता है, उनके जो पदाधिकारी है क्योंकि वही डिसीजन लेते हैं तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और विधानमंडल की जो खास समितियां होती है, संसद की जो समितियां होती है जिनकी सिफारिशों पे डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये 5 प्रमुख कर्ता बताए हैं बर्नार्ड और कोहेन की शाखा ने। अगला है रोजर हिल्समैन की शाखा। इनके अनुसार 2 महत्वपूर्ण कर्ता होते हैं, पहली विधायिका और दूसरी कार्यपालिका। विधायिका यानी आपकी संसद और दूसरी आपकी कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल आते हैं। तो इन्हीं का अध्ययन किसने किया है? रोजर हिल्समैन ने, और 5 कर्ता बताए हैं बर्नार्ड और कोहेन ने। इसके अलावा जेम्स रॉबिन्सन भी विदेश नीति निर्माण में विधायिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों को महत्व देते हैं, जैसे रोजर हिल्समैन की शाखा ने दिए थे। सबसे लास्ट में देख लेते हैं निर्णय निर्माण की आलोचनाएं। निर्णय क्यों लिए गए? यह विश्लेषण इतना जटिल तथा उलझन में डालने वाला है कि अध्ययनकर्ता उसी में उलझकर रह जाता है। जो तथ्य सामने आते हैं उसकी प्रमाणिकता की भी जांच नहीं की जा सकती। ये एक बड़ी दुविधा है। इसके साथ निर्णय परक सिद्धांत से समस्याओं के निदान में कोई सहायता नहीं मिलती। केवल इतनी बात पता चलती है कि डिसीजन क्यों लिया गया, परंतु उस निर्णय के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो समस्याएं खड़ी हो गई है उसका क्या समाधान हो सकता है, इस पर यह सिद्धांत प्रकाश नहीं डालता। यानी ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या डिसीजन लिया गया उसके ऊपर ये फोकस करता है, लेकिन उस डिसीजन का क्या प्रभाव पड़ा उसके ऊपर ज्यादा इसके द्वारा फोकस नहीं किया जाता। यह सिद्धांत विदेशी मामलों के क्षेत्र में लिए गए निर्णयों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है और इस बात की चिंता नहीं करता है कि कौन से निर्णय सही है और कौन से निर्णय गलत है, इनका लिया जाना उचित था या नहीं। इस प्रकार के मूल्य विषयक प्रश्नों की उपेक्षा इसमें की गई है। इसका क्षेत्र संकीर्ण है। इसके प्रतिपादनकर्ता स्नाइडर ने लिखा है कि निर्णयकर्ता की प्रक्रिया का एकमात्र लक्ष्य होता है कि निर्णयकर्ताओं ने जिस रूप में, जिस परिस्थिति में निर्णय लिया था उसका पुनः सृजन करने का अध्ययन किया जाए, और यह पुनः सृजन निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ दृष्टि से कभी भी नहीं होता। यह केवल विदेश नीति के विश्लेषण के लिए ही उपयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय जगत की सामान्य समस्याओं के लिए इसका कोई भी महत्व नहीं है। तो मूल्यांकन के तौर पे देख लेते हैं, निर्णय परक सिद्धांत की इन त्रुटियों के कारण, चाहे निर्णय परक सिद्धांत से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक व्यापक सिद्धांत की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई है, लेकिन इसने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को अधिक मानवीय बना देने और समझने का प्रयत्न किया है। डिसीजन मेकिंग थ्योरी से अंतर्राष्ट्रीय आचरण और व्यवहार को समझने में अधिक सहायता मिल सकती है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विदेश नीतियों के परस्पर क्रिया माने तो इस परस्पर क्रिया को समझने के लिए एकमात्र उपयोगी दृष्टिकोण डिसीजन मेकिंग थ्योरी हो सकता है। वस्तुतः जहां अन्य सिद्धांतों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया के अध्ययन की उपेक्षा की, वहीं डिसीजन मेकिंग थ्योरी ने विदेश नीति की जटिलताओं को समझने में काफी योगदान दिया है। फिर भी निर्णय परक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक आंशिक सिद्धांत है, इसे पूर्ण सिद्धांत नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर डिसीजन मेकिंग अप्रोच पर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।